जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और जीएस के। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो पेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो मतलब स्थापना जो है वो कब हुई थी, यहाँ पे ये बताना है। तो देखो, ये हुई थी 20 सितंबर 1985 को। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी जो है 1985 और 20 सितंबर, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना वो हैं मनोज यादव जी, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूँ, पहले तो यहाँ पर टिक कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मनोज यादव जी, ठीक है ना। तो ये महानिदेशक हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थे। यहाँ पे के होना चाहिए था, ठीक है ना। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे जो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब इस्तीफा दिया था, है ना। पेपर को अगर कठिन करेगा तो कब पूछ लेगा। तो याद रखना भैया 1956 में। कब दिया था, 1956 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये रेल दुर्घटना कहाँ पे हुई थी, शायद तमिलनाडु में हुई थी ना। और देखो यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न है और ये हमारा करंट का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे दिया है 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। तो भैया ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए और हो सकता है ये प्रश्न पूछ भी लिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन बी जापान क्या हो जाएगा, जापान हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ना, जापान यहाँ पे हमारा सही क्वेश्चन का आंसर होता हुआ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है ना। देखो, नहीं और होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इनमें से भैया जो निमोनिया है ना, ये नहीं होता है प्रोटोजोआ से। ये किससे होता है, ये होता है बैक्टीरिया से, है ना। देखो, आपकी मलेरिया है, पेचिस है, और मलेरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, और वो होता है काला ज्वार, है ना, काला ज्वार। ये जो हैं ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, आज मैंने पीडीएफ के लिए आपको एक नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि बांग्लादेश से सटे राज्य नहीं है। तो बांग्लादेश से सटे राज्य नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। तो भैया वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब। क्यों भैया, ये किससे, चीन से लगता है ना। अब यहाँ पे देखो, आपका मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, और आपका एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और एक और याद रखना जिसका नाम है मेघालय, है ना। ये आपके बांग्लादेश से सटे हुए हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और ये देखो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है। रेलवे का जोन मुख्यालय जो हाजीपुर है वो किस राज्य में है। तो भैया अगर आपको हाजीपुर पता है तो आप बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है ना। कहाँ पर है, बिहार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और कौन सा भैया जोन है, ठीक है, नाम पता है, नहीं पता है तो नोट कर लो भैया, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका स्थापना भी याद रखना, स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996, ठीक है ना, 8 सितंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। नहीं भैया, यहाँ पे ये पल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ पे होगा कि पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, यहाँ पे पहल होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा एरर है। किस तारीख को मेक इन इंडिया
पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, ये पल हटा दो, ठीक है ना, पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भैया यहाँ पे आपको अगर ये पता होगा कि स्टार्ट कब हुआ था तो आप बता देंगे कि 10 वर्ष कब पूरे हुए। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो 25 सितंबर 2024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सितंबर 2024 हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 10 वर्ष पूरे हो गए 24 में, है ना दोस्त, तो भूलना नहीं है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से जजिया कर किसने समाप्त किया था? भैया समाप्त किया था, फिर लगा दिया था, फिर समाप्त किया था, उसके बाद औरंगजेब ने फिर लगा दिया था। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो है अकबर। कौन है दोस्त? अकबर, ठीक है ना। तो ये आप अकबर को ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा इसने औरंगजेब ने लगाया था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो बाबर था ना, ये मुगल वंश का संस्थापक था, ये मुगल वंश का संस्थापक था। तो ये भी आप ध्यान रखना। और अकबर से याद रखना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, है ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और इबादत खाना का वो किया था, स्थापना की थी। तो ये सब आप अकबर से भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है। भैया भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है, तो इसमें आप क्या बताएंगे? लगभग में दिया गया है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि अब आपसे जवाब गलत होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है वो होना चाहिए 115 इंच लगभग, है ना। कहीं पे आपको 115, 119, 120 या 112 के लगभग मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन में अलग अलग टाइप से। तो ये आप याद रखना, क्योंकि देखो हर राज्य का ना अपना अलग अलग औसत है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टोटल की अगर बात करेंगे तो ये आपका 12 से 20 के लगभग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 115 इंच लगभग सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मुझे और याद आ गई, एक वो पूछ लिया जाता है कि चक्रवाती वर्षा कौन सी हवाओं से होती है? कौन सी? चक्रवर्ती वर्षा कौन सी हवाओं से होती है? तो याद रखना, पछुआ हवाओं से होती है। कौन सी? पछुआ हवाओं से होती है। तो पछुआ हवाएं भी आप ध्यान रखना, चक्रवर्ती वर्षा के लिए अगर पूछा जाए तो आप बता देना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना खाली स्थान है। तो भारत में वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। कौन सी है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश है ना, वो किस समिति ने की थी और कब की थी? बता रहा हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी 1957 में। कब करी थी? 1957 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको कल 1951 में जितने भी मुख्यालय जोन स्थापित किए गए थे वो मैंने आपको बताया था। आज 1952 बता रहा हूँ, और कल आपको 1953 का बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। इसका देखो 1952 में हुआ था पूर्व रेलवे का, और इसका जो मुख्यालय है ना वो भी याद रखना, वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। कहाँ पर है दोस्त? कोलकाता में है। तो ये भी आप याद रखना। उत्तर रेलवे की भी स्थापना जो है 1952 में ही हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो वो भैया दिल्ली में है। कहाँ पर है? वो आपका दिल्ली हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक याद रखना, एक और हुआ था पूर्वोत्तर रेलवे, है ना। पूर्वोत्तर रेलवे का भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे की जो स्थापना है वो भी 1952 में ही हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना गोरखपुर। क्या बताओगे? गोरखपुर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था,
है ना। तो ये तो हमें पता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, ये भी हमें पता है ना। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो भैया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो 6 क्षेत्र हमें पता है क्या, देखो नोट कर लो। एक तो आपका रसायन हो जाएगा, देखो पेन नहीं है, मैं शॉर्टकट में, और डिस्प्ले भी छोटी है ना फ़ोन की, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, याद रखना। देखो एक तो आपका रसायन में दिया जाता है, एक आपका भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है ना। एक रसायन हो जाएगा, एक भौतिकी हो जाएगा, एक बोल सकते हो शरीर विज्ञान, जिसे चिकित्सा भी बोलते हो, है ना। तो इसमें चिकित्सा में दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। और अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। अब इसमें देखो, इसमें एक तो साहित्य के लिए सबसे पहले किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए। शांति के लिए मदर टेरेसा को मिला था, है ना। ये मैंने कल की क्लास में ही बताया था। और आज मैंने आपको ये बताया कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कब दिया गया, मतलब स्टार्टिंग कब हुई और किसके नाम पर हुई, ये सब मैंने आज आपको क्लियर करा दिया। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको हर वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपसे पेपर के अंदर नहीं छूटना चाहिए, है ना। यहाँ पे दिया है सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। आप फोन में आपकी सिम है ना, क्या आप जानते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, नोट कर लो और याद रखना। ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़माना अपडेट हो रहा है ना। सिम के बिना तो फ़ोन में काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे याद रखना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर आप बोल सकते हो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है ना। ये इसका पूर्ण रूप है ना। इसको बिल्कुल विस्तृत अगर जानोगे तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा, और वैसे इसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना दोस्त। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले देखो मुझे यहाँ पे एक और फुल फॉर्म याद आ गया। बोलते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं ना, क्या एड्स दिवस मनाते हैं ना, एड्स दिवस। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये भी तो पूछा जाता है ना। तो याद रखना, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, पहले तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। देखो AIDS, है ना, यही होता है ना एड्स। अब एड्स का देखो, इसका हो जाएगा एक्वायर, क्या हो जाएगा? एक्वायर एमिनो क्या था? डिफिशियंसी, हाँ डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। एक्वायर एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपका सिम का तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं पता इतना जल्दी इसलिए सोचता हूँ कि दोस्तों के पास में ना सीमित समय है ना। आप फटाफट 50 क्वेश्चनों को कर लें, इसलिए मैं आपको जल्दी कराने की कोशिश करता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया, और रेलवे से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से किस शहर के 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो भैया ये कौन से शहर से, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना, रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? देखा है ना, ऐसे करके होता है, और इसमें ब्लैक वाइट ऐसे करके कलर होते हैं, है ना, ये देखा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, टोटल 64 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 64 वर्ग होते हैं, जिसमें 32 जो हैं वो काले होते हैं और 32 जो हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 32 काले होते हैं और 32 सफ़ेद होते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्रिकेट पिच जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट पिच की, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर गज में देगा, गज में बोलेगा, तो याद रखना 22 गज होती है। कितनी? 22 गज होती है। और अगर मीटर में पूछेगा तो याद रखना 20.12 मीटर होती है। तो 20.12 मीटर या फिर 22 गज क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्य, कुल सदस्य और अस्थायी सदस्य, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्थायी सदस्यों का पूछा है तो होती है 5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब 5 हो जाएगा। अगर कुल सदस्य पूछे जाएं तो 15 होते हैं भैया। कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं।
अस्थायी जिसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, वो कितने दिनों का होता है, तो याद रखना वो 2 वर्ष का होता है। कितना होता है, 2 वर्ष का होता है जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 उनका। और इनके जो वो होते हैं महासचिव, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, जो इनके महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो याद रखना 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है महासचिव का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें स्थायी सदस्य आपके 5 हो जाएंगे, अस्थायी आपके 10 हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। और ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। कब हुई वो भी मैं बताता हूँ। तो याद रखना 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त, 1984 में हुई थी। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, क्योंकि इन्होंने ही शुभारंभ किया था, है ना, उद्घाटन किया था। तो ये कौन थी, तो याद रखना ये थी इंदिरा गांधी जी, है ना, इंदिरा गांधी जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और थोड़ा हो सके तो यार लाइक, जो नए दोस्त जुड़े हैं यार, मैं देखो आपसे नहीं कह पाया, एक बार लाइक वाला बटन दबा देना। और जो पुराने दोस्त हैं वो तो लाइक करते ही करते हैं, मुझे पता है। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि क्लास जैसे ही आएगी ना आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा यार शेयर कर देना भाई के लिए। और मुझे पता है आप लोग शेयर करते हो, वो पता चल जाता है कि कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो सब पता चल जाता है दोस्त। तो अगर हो सके तो थोड़ी सी हेल्प कर देना। और देखो यहाँ दिया है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो यहाँ पे आप याद रखना, अगर आपसे पहले नंबर की बात की जाएगी तो आप चीन को टिक करेंगे, ठीक है ना, चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करेंगे तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर भारत का स्थान पूछेंगे तो चौथा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि तीसरे स्थान पर कौन आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है, निम्न में से विद्युत धारिता का मात्रक एसआई क्या है। निम्न में से विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना सही जवाब आपका फैराड या फैराडे लिखा होगा, ठीक है ना, फैराड या फिर फैराडे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सही लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना, फैराडे या फिर फैराड आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप सही कर देना। हालांकि यहाँ पे मिस है, एरर है, ठीक है ना, ये गलत छप गया। और यहाँ पे मैं बताऊं, देखो न्यूटन प्रति मीटर, ये किसका एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर। तो याद रखना पृष्ठीय तनाव का, किसका है, पृष्ठीय तनाव का, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, पृष्ठीय तनाव का। न्यूटन से सेकंड किसका है बताओ, न्यूटन सेकंड। तो ये याद रखना, ये आवेग का है, किसका है, आवेग का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है, निम्न में से नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। निम्न में से नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए फर्मी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। एनरिको फर्मी ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और जेम्स वाट तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने भाप का इंजन बनाया था, है ना, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। वोल्टा ने किसका किया था, तो याद रखना बैटरी का किया था, है ना, बैटरी जो होती है बैटरी का आविष्कार किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मैनालिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है। भैया देखो, सॉरी, ये आपके करंट का है और ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट भी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, क्योंकि ये भारत का है और दुनिया का पहला, तो आप याद रखना वो हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्ष में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया था। तो भैया चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया था, कब कर दिया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना 1971 में कर दिया गया था।
1971 में बंद कर दिया गया था। और पहला जो भाप का इंजन तैयार किया गया था वो 1950 में किया गया था, है ना। पहला जो इंजन भाप का इंजन जो यहाँ पे तैयार किया गया था 1950 में किया गया था, 71 में बंद कर दिया गया था। फिर इसके बाद डीजल वाले निर्माण होने लग गए थे, डीजल वाले इंजन, है ना। तो ये सब आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और देखो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे दिया है भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली, देखो ये भी आपका रेलवे से संबंधित है कि भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी। आप साइंस के क्वेश्चन के लिए भी कहते हो, साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे सही जवाब आपका मुंबई, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में। कब किया गया था, तो देखो ये पता है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात है 1 फरवरी 2014 की। कब की है, 1 फरवरी 2014 की। तो इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भैया निम्न में से पूछा गया है, ठीक है ना। वैसे तो और भी उपकरण हैं, लेकिन इनमें से पूछा गया है। अब बताओ आप कि अगर किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है हमारी तरफ उड़ता हुआ, तो उसे ट्रैक कौन करता है भाई। तो यहाँ पे इतना दिमाग तो लगा सकते हैं हम यार कि रडार करता है ना भैया। वही तो उसका दूरी और वो रफ्तार पता करेगा, तभी तो वो सीधा मिसाइल जाके उस पर फोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो रडार है, रडार क्या हो जाएगा, रडार हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रा से आपका हो जाएगा रेडियो, है ना। रा से आपका रेडियो हो जाएगा, और डी से आपका क्या हो जाएगा, डिटेक्शन, ठीक है ना। डिटेक्शन हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। रडार का फुल फॉर्म, प्रकाश वर्ष जो है ये बहुत दूरी नापने के लिए, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह, है ना, ये ऐसी बहुत ज़्यादा दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और लैक्टोमीटर जो है ये क्या करता है, ये दूध की शुद्धता को नापता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर नापता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे दिया है कि व्यंजन चूड़ का रासायनिक नाम क्या है। व्यंजन चूड़ का रासायनिक नाम क्या है भैया। ये क्वेश्चन देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। इसको याद रखना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उस दिन मैंने आपको कॉपर सल्फेट भी बताया था किसी का रासायनिक नाम, अगर याद आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो नोट कर लो, नीला थोथा, है ना, नीला थोथा, ये मैंने बताया था ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाई लगते ही मैंने कहा था, बाई घर में काम करती है किचन में, तो किचन मतलब सोडा, खाने वाला सोडा हो गया, किचन वाला सोडा, तो उसके साथ में बाई लग जाएगी। और धोने वाला अगर सोडा होगा तो बाई हट जाएगी, तो मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला सोडा हो गया, कपड़े मम्मी धोएगी, है ना। और खाना और ये सब किचन वाला काम, झाड़ू पोछा, तो किचन वाला काम कौन करेगा, बाई करेगी, तो बाई लग जाएगा, है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले पे। और देखो निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे दिया है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी आप याद रखेंगे रोहित शर्मा जी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है। मैं आपको बता दूं ये ना विटामिन बी के कम्प्लेक्स का ही हिस्सा है ना। विटामिन बी के कम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। और इसका जो रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है वो याद रखना बायोटीन है। क्या है, बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बायोटीन लगा देंगे। थायमीन जो है ये कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम, तो याद रखना B1 का रासायनिक नाम है ना। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का नाम याद रखना, क्या वो है, कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। विटामिन ए का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर किसी को मेरे शब्दों से कोई दुख होता है, अगर लगता है कि भैया गलत कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं यार पहले ही हाथ जोड़ के सॉरी बोल देता हूँ।
है ना। क्योंकि मैं भी आप जैसा स्टूडेंट हूँ, कभी कभी मैं भी जोश में होश खो बैठता हूँ, मैं भी बोल जाता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पे दिया गया है निम्न में से सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बताना है यहाँ पे सही जवाब आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी तो याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी जो पूछी जाएगी तो आप पिट्यूटरी को टिक करेंगे, और अगर सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो आप थायराइड ग्रंथि को टिक करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखो मैं बी लिख रहा हूँ, आरवीसी का जो आरवीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का होता है। और अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ये बी है, डब्ल्यूबीसी का अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 2 से 5 दिन। कितना होता है, 2 से 5 दिन जीवन काल होता है। तो ये आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है, भाई फीवर आ जाता है ना, तो यहाँ पे बताओ, वो निकलता नहीं, बना रहता है बॉडी में, तो हो जाता है क्या, टाइफाइड। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे याद रखना आंत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, आंत सही जवाब हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको हैजा हो जाता है, हैजा, तो भी आंत को ही प्रभावित करता है, आंत को। देखो फेफड़ा जो है ये याद रखना, अगर प्लेग होता है किसी को, प्लेग, तो फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अगर किसी को निमोनिया होता है तो भी फेफड़ा प्रभावित होते हैं, है ना। अगर किसी को क्षय रोग हो जाता है, क्षय रोग, तो भी फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र के लिए याद रखना वो होता है टिटनेस, क्या होता है, अगर टिटनेस होता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्न में से हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ये देखो, ये उत्सव हैं, मेले हैं, और आपके जो त्योहार हैं, ठीक है ना, वो आपको सब याद रखने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखना हार्नबिल तो पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना ये नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है आपको, मैं बताऊं आपको, 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पंजाब में वो होता है लोहड़ी, है ना, लोहड़ी होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे झारखंड में वो होता है सरहुल, है ना, सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो सरहुल उत्सव भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, है ना, कहाँ पर, झारखंड में मनाया जाता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था। अभी नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, है ना। अब यहाँ पे 2023 का पूछ लिया गया है कि किसे दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। क्या हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रीता फारिया जी, आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व सुंदरी थी, भारतीय महिला, है ना, प्रथम विश्व सुंदरी थी। अब यहाँ पे देखो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पाटिल, ये पहली हमारी राष्ट्रपति जी थी, है ना, पहली महिला राष्ट्रपति जी हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पाटिल थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। एक चीज़ याद रखना, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई भी ऐसा शब्द है, जैसे कि मुझे ये पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी कि प्रतिष्ठित नहीं कह पा रहा था, लेकिन कभी गलत मत पढ़ना, ठीक है ना। उसे पढ़ने की 4 बार कोशिश करना, लेकिन गलत मत पढ़ना, क्योंकि फिर अगर गलत पढ़ लोगे ना तो गलत ही लिखोगे उसको। ये भी ये फैक्ट है ना। अगर किसी चीज़ को अगर गलत पढ़ोगे तो आप उसे गलत लिखोगे भी, तो इसलिए गलत नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे देखो पूछा गया है कि किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना सही जवाब हो जाएगा शिव शंकरी, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शिव शंकरी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी, उसके लिए पुस्तक वो कौन सी थी, सूर्य बामसन। क्या थी, सूर्य बामसन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सूर्य बामसन, बामसन। तो सूर्य बामसन के लिए इन्हें वो सूर्य बामसन जो थी उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं
ये प्रकाशित कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना 2019 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और ये भी आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रिफ्लेक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? तो भैया रिफ्लेक्शन नामक किताब के जो लेखक हैं वो हैं श्री नारायण वाघुल जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैंने आपको एक दिन बताया था नालंदा जो किताब है उसके लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था अभय के, है ना, अभय के, ये मैंने आपको बताया था ना नाम। तो याद रखना एक अम्बेडकर ए लाइफ, ये मुझे पता है ये पूछी जा सकती है, अम्बेडकर ए लाइफ, तो ये है शशि थरूर जी की पुस्तक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक उथली सोडा झील की खोज की है? किस देश में उथली सोडा झील की खोज की है? तो भैया वो कौन सा देश है? तो याद रखना वो हो जाएगा पश्चिम कनाडा, है ना, पश्चिम कनाडा में हुई है। लेकिन ऑप्शन में कनाडा दिया है तो आप कनाडा को लगा देंगे, कनाडा आपका सही जवाब। कनाडा बोलते हैं ना इंग्लिश, कनाडा, है ना, वैसे हम लोग हिंदी में कनाडा कहते हैं, तो कनाडा में यह है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो याद रखना भैया जयपुर में है। कहाँ पर है दोस्त? जयपुर में है। और इसका जो स्थापना है वो भी याद रखना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो इलाहाबाद में कौन सी रेलवे का मुख्यालय है बताओ? इलाहाबाद में। तो याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया है उत्तर मध्य रेलवे, है ना, उत्तर मध्य रेलवे, जो कि मैंने अभी शायद आपको बताया था। उत्तर मध्य रेलवे, इसका जो स्थापना है वो 2003 में हुआ था, है ना, 2003 में हुआ था। हुबली में याद रखना, देखो एक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली में है, ठीक है ना, कितना है? 1500 कुछ मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हुबली में कौन सी रेल का मुख्यालय है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, जो कि 2003 में बना था। कब बना था? 2003 में। और उत्तर रेलवे तो मैं आपको रोज ही बताता हूँ कि किसी प्रश्न का उत्तर है भैया दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। कब बना था भैया? 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में बना था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य, पता है ये प्रश्न ज़्यादातर नए दोस्त गलत कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पाक देखते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान देखते हैं तो तुरंत लगा देते हैं, वो कहते हैं यही सही जवाब है। लेकिन दोस्त याद रखना भारत और श्रीलंका सही जवाब हो जाएगा। और पता है आपसे एक और पूछा जाता है वो जिब्राल्ट। तो जिब्राल्टर जो है, जल डमरू मध्य है, वो याद रखना वो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। किसको? स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जिब्राल्ट। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुलमर्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखो ये है जम्मू कश्मीर में। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि तमिलनाडु में घूमने लायक कोई जगह है आपको याद आ रही हो? ऊटी भैया, ऊटी, है ना। ऊटी बहुत प्यारी जगह है, हालांकि मैं नहीं गया हूँ, मौका लगेगा तो जरूर जाऊँगा, है ना। उत्तराखंड में मसूरी, है ना, मसूरी, यहाँ तो जा चुके हैं, है ना। अल्मोड़ा भी जा चुके हैं, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है ना। और कुल्लू मनाली मणिगढ़ और वो रोहतांग वैली, है ना। कसौल भी पूछ लिया जाता है, कसौली लिख के आता है, कसौली। तो याद रखना वो सब हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? मैंने आपको ये कई बार बताया है और आज एक बार फिर बताते हैं कि याद रखना श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना दोस्त। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो वो भी आप याद रखना 1970 में। कब किया गया था? 1970 में प्रारंभ किया गया था। उस टाइम वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ये भी आप याद रखना। और ये पता ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया था? ये मैंने आपको बताया था और देख लो आज भी मुझे याद है। ये पता है ये भैया ये दूध से संबंधित थी ना, श्वेत क्रांति, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। डेयरी को
डेयरी लेवल को बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है ना, तो ये आप क्या करेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से वेसवाल के खेल परिसर का नाम क्या है? निम्न में से वेसवाल के खेल परिसर का जो नाम है वो क्या होता है? ये पता है, हीरे की तरह होता है। आप तो समझ आ गया होगा ना, डायमंड की बात कर रहा हूँ। अब याद रखना यार, वेसवाल, ठीक है ना, वेसवाल खेल परिसर का जो नाम होता है वो डायमंड होता है ना। आप यहाँ पे देखो कोर्ट दे रखा है, कोर्ट में वो होता है क्या, टेनिस होता है ना, जिसके कोर्ट होते हैं तो कोर्ट पर टेनिस खेला जाता है। रिंग में क्या होता है, तो भैया रिंग में तो आपको पता ही है, गीता बबीता वो सब देखा है ना, तो याद रखना यहाँ पे मुक्केबाजी आ जाएगा। ठीक है ना, रिंग में मुक्केबाजी होती है। और वॉलीबॉल जो है वो भी कोर्ट में होता है। वॉलीबॉल जो है भैया वो कहाँ होता है, वो भी कोर्ट में होता है ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेट बताओ, क्रिकेट के खेल मैदान को क्या कहते हैं? चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो भैया आप बताइएगा, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा है कि करंट की क्लास आप किसी भी चैनल पे जाके पढ़ा करो। 1 घंटे की क्लास कहीं भी रोज़ देख लो दोस्त, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं तो आपको 10 क्वेश्चन रोज़ कराऊंगा, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो ठीक है, और नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और मजबूत करना है ना अपना करंट अफेयर, तो किसी चैनल पे जाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, है ना। और यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ के बने हैं, मध्य प्रदेश के बने हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपसे वो बता भी सकता हूँ कि कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यार देखो गलत है ना, किसी एक का नाम लेना गलत है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ता हूँ ना किसी न किसी से, तो इसलिए गलत है। देखिए यहाँ दिया है, जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है भैया वो एशिया हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? एशिया। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, है ना, तीसरे नंबर। अगर यहीं पे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे छोटा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, वैसे भी और जनसंख्या में भी, है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। खाना पकाने का तेल घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ये तो रटा और रटाया क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण, है ना। ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? तो वो बताओ, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु नाभिक? तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, है ना, संख्या या क्रमांक, बात तो वही है ना। तो परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं ना कि अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो चलना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है ना दोस्त। तो यहाँ पे दिया है निम्न में से सबसे भारी धातु है, ये आज आपका एक HW है क्लास के अंदर। अभी तक जो दोस्त जुड़े होंगे वो इसका जवाब जरूर करेंगे दोस्त, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो भी बताएगा उसका जवाब कल की जो क्लास में फर्स्ट पे सबसे पहले उसी का नाम होगा। ठीक है ना, मैं स्क्रीनशॉट लेके अलग से रख लूँगा। और ऐसे बताओगे 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे डालोगे क्वेश्चन 44, आंसर जो होगा, ठीक है ना, आंसर ABCD। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो याद रखना भैया वो हो जाएगा हैजा, ट्रेकोमा रोग हो जाता है, ट्रेकोमा रोग हो जाता है, और वो पेचिस हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है ना। पेचिस हो जाता है, और कुष्ठ रोग भी हो जाता है ना, कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कब किया था? राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कब किया था? ये प्रश्न मैंने आपको कई बार कराया है, और जो दोस्त मेरे साथ जुड़े होंगे उन्होंने इसका जवाब भी सही कर दिया होगा, 1829, है ना। मैं ऐसे करके आपको बताया था, आज भी मुझे याद है कि जब कोई कष्ट अगर किसी दूसरे पे होता है
तो हमें उतना ज़्यादा मतलब लगता तो है बुरा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना खुद पे होता है तो लगता है ना। जब इनके बड़े भैया का देहांत हुआ, इनके जब बड़े भैया का देहांत हुआ और इनकी भाभी, क्या होता था, चिता के साथ में बैठना पड़ता था, चिता में बैठ जाती थी लेडीज और उसे भी जला दिया जाता था, है ना। पुरुष के साथ में महिला को भी जला दिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने इस प्रथा को देखा तो एक बार हृदय डोल गया कि ये तो गलत है ना। और वाकई में गलत है भाई, जो चला गया उसके लिए किसी और को जीवित क्यों भेज देना, है ना, गलत है ना। तो फिर इन्होंने इस प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करा दिया। और पता है आपको, इनके साथ में एक अंग्रेजी वो और था, क्या उसका नाम था, विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो वो भी आप ध्यान में रखना, इसके सहयोग से हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे देखो स्पेस होना चाहिए था, है ना। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखना वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब। चलो, मैंने आपको विद्रोह के बारे में लगभग रोज ही कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और बताता भी हूँ, एक्स्ट्रा भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि वो डेट क्या थी तो आप क्या बताओगे? तो ऑप्शन देता हूँ 10 मई, ठीक है ना, 11 मई, 12 मई और 13 अप्रैल। अब बताओ इनमें से वो डेट कौन सी थी जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो वो थी, क्या थी, 10 मई। बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। म्यांमार की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य है। म्यांमार की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य है। इनमें से म्यांमार की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य अवस्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका क्या होगा सही जवाब? देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में ये सभी लिखा हो या फिर यहाँ पे ए और बी दोनों लिखा होता है तो 90% तक चांस होते हैं कि आंसर वही है ना। ना पता हो, अगर तुक्का लगाने का मन करे तो लगा के देख लेना, ज़्यादातर 90% तक सही जवाब हो जाता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश आपका, और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तो मतलब कि आपका ये सभी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। चलो भाई, अगला प्रश्न हाँ आ गया। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्की देश का नया नाम याद रखना, तुर्कीये है। क्या है? तुर्कीये है। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तुर्की ये और जोड़ देना साथ में, ये, है ना, तुर्की ये हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और इसके बाद में देखो, जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो 1 मिनट रुको जाना, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स से लेके और सीधा डायरेक्ट चैनल से लिंक आप कैसे निकालेंगे सब बता दूंगा। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना वो हो जाएंगी अमोल मजूमदार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।